Today I will discuss about the bail provision in CRPC. 436 CRPC में यह प्रोसीड्यूर है कि किस हालात में बेल शुड बी टेकन, कब जमानत की आवश्यकता होगी। तो कानून कहता है, अब यहाँ 4 दफ़ा है 460, 436, 437, 438, 439। इस हालात में 2 परिस्थितियां हैं। एक तो 439 अग्रिम जमानत, 438 CRPC अग्रिम जमानत की बात कहता है और 437 रेगुलर जमानत की बात कहता है और 439 हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ रेगुलर बेल के संबंध में, कस्टडी के संबंध में बात करता है। इस संदर्भ में आपको बताऊं, चैप्टर 33 में यह कहा गया कि प्रोविजन एट टू बेल एंड बॉन्ड्स, जब भी कोई जमानत होगा तो कोई कोर्ट कुछ न कुछ सिक्योरिटीज बॉन्ड भरने के लिए निर्देशित करेगी। तो इस हालात में प्रोविजन है, 436 कहता है इन व्हाट केसेज बेल टू बी टेकन। यहाँ चर्चा डिफिनीशन में मैंने किया था, बताया था कि ऑफेंसेज 2 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेज हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल में पुलिस एट वंस जमानत दे देती है, बट नॉन बेलेबल में पुलिस को अधिकार नहीं था। लेकिन जब 41A अमेंडमेंट CRPC में अमेंडमेंट हो गया और अंडर 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट तक जो ऑफेंस रिलेटेड हैं, पुलिस को यह प्रतीत हो रहा है कि जमानत देना, इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजना आवश्यक नहीं है। तो ऐसे हालात में एक प्रोविजन आया है, जहां पहले हम लोग जानते थे कि बेलेबल, नॉन बेलेबल केसेज में पुलिस कैन नॉट पावर टू इनलार्ज गिव टू बेल टू द एक्यूज। बट अभी जो नाउ डेज में, अभी के दिनों में 436 और 41A में जो अमेंडमेंट आ गया, उसके तहत पुलिस को अधिकारिता मिली है। लेकिन जो प्रोसीड्योर कहता है कि 436 इन व्हाट केसेज बेल बी टेकन, तो कहता है कि व्हेन एनी पर्सन एक्यूज ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, चूंकि जमानतीय अपराध में एट वंस जमानत का प्रोविजन है, अरेस्टेड और डिटेन वारंट ऑफिसर इंचार्ज बाय ए पुलिस स्टेशन appear brought before a court and appear time while the such officer at a state proceeding court to give bail, such person shall be released on bail। अगर न्यायालय में लाया जाता है और कोर्ट को लगता है कि इसको जमानत दे देना चाहिए, तो एट वंस उसको जमानत दे देगा। नॉन बेलेबल केसेज में भी, बेलेबल में तो देना ही है, लेकिन नॉन बेलेबल केसेज में पुलिस दे देगा। लेकिन यहाँ प्रोवाइडेड कहता है कि इफ मे थिंग्स फिट ingredient unable to further surety instead of taking bail, such person discharge him on executing a bail without surety's appearance in his thereafter provided। जहाँ उनको सिक्योरिटीज भरने का आदेश होता है, अगर सिक्योरिटीज भरने में फेल हो जाते हैं तो ऐसे हालात में उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो कानून स्पेसिफिक कहता है कि जब नॉन बेलेबल ऑफेंस में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया जाता है तो उसको जमानत की आवश्यकता होगी और कोर्ट समझता है तो 436 में जमानत देगी। इसमें 436 के 4 पॉइंट्स को देख लीजिए, जो स्पेसिफिक कहता है द पर्सन मस्ट बी एक्यूज ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस में एटवर्ड जमानत का प्रोविजन है, इसलिए कहता है कि 436 में बेल किन केसेज में आवश्यकता होगी, तो कहता है कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। ही मस्ट हैव बीन अरेस्टेड और डिटेन विदाउट वारंट एंड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। उसको अरेस्टिंग होना चाहिए, तब तो जमानत मजिस्ट्रेट साहब देंगे। 438 में एंटीसिपेटरी है, जहां एप्रीहेंडिंग ऑफ अरेस्ट की बात कानून कहता है, जहां किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की संभावना हो तो उस हालात में जमानत का प्रोविजन है। लेकिन यहाँ जहाँ किसी व्यक्ति को गिरफ्तार
के लाया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऐसे हालात में वह डिटेंशन में वारंट बेल का प्रोविजन बताता है। ही मस्ट अपीयर इज ब्राउट बिफोर ए कोर्ट, और बेल का पिटीशन मजिस्ट्रेट साहब तभी किसी व्यक्ति को इनलार्ज करेंगे जब वह कोर्ट के समक्ष लाया जाएगा। पुलिस स्टेशन में अगर डिटेन करके रखा हुआ है तो ऐसे हालात में मजिस्ट्रेट साहब उसको बेल ग्रांट नहीं करेंगे, बेल नहीं देंगे जब तक वह व्यक्ति न्यायालय के रेकॉर्ड न्यायालय के सम्मुख नहीं आता है, अभिलेख पर उसका नाम नहीं दर्ज होता है, तो ऐसे हालात में उसको जमानत नहीं दी जाएगी। अपीयर व्हाइल कस्टडी सच ऑफेंस ही स्टे द प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट टू गिव बेल, और तो उस हालात में उसको जमानत देने की प्रोविजन के बारे में कहता है। लेकिन 436A देखिए कि एक नया अमेंडमेंट चैप्टर है जिसमें यह कहा गया है कि मैक्सिमम पीरियड अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन। जहां कानून में यह प्रावधान है 436A में कि जब जितना सजा का प्रावधान है, 7 साल का सजा वाला मुकदमा है, 3.5 साल अगर उसने जेल में बिता लिया है, हाफ क्रॉस कर लिया है, तो उसे जमानत भी 436। व्हेन ए पर्सन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस अंडर लॉ बीइंग द पनिशमेंट अंडर द लॉ डिटेंशन फॉर ए पीरियड एक्सटेंडिंग अप टू 1/2, अगर जितने पीरियड का जितने सजा है उसका हाफ सजा अगर व्यक्ति जेल में रहकर बिता देता है तो 436A में प्रोविजन है कि उसको बेल दिया जा सकता है। शैल बी रिलीज ऑन बेल बाय द कोर्ट पर्सनल बॉन्ड और विदाउट सिक्योरिटी, उस हालात में उसको जमानत लेने का अधिकार होगा। 437 में प्रोविजन है कि किसको किसको बेल दिया जाएगा, किस हालात में बेल दिया जाएगा। व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ एन अनअवेलेबल, कैसे हालात में उसको 437 प्रोसीड्योर कहता है। और यह जो 436 या 437 की बात हो रही है, डिटेन करके किसी को अभियुक्त को न्यायालय में समर्पित करने की बात हो रही है, तो मुख्य रूप से मजिस्ट्रेट है जिन पावर टू इनलार्ज द पिटिशनर और बेल नॉट बिफोर द प्रोड्यूस बिफोर द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज ऑल्सो। यह चैप्टर मुख्य रूप से मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। When a person suspected commission of an unbailable offence, station appear brought before a court, the high court or court में session he may be released on bail before a court other than the high court or court of session। 437 में मैंने पहले ही बताया कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा 437 में मजिस्ट्रेट साहब बेल ग्रांट करेंगे। सच पर्सन हैड नॉट बी रिलीज अपीयर रीजनेबल ग्राउंड बिलीविंग इज गिल्टी एंड ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। कानून में यह 437 में यह प्रोविजन है कि अगर वह व्यक्ति लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस के मुकदमे से जुड़ा हुआ है तो मजिस्ट्रेट साहब कैन नॉट पावर टू ग्रांट टू इनलार्ज ऑन बेल। सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज ऑन बेल कॉग्निजिबल ऑफेंस एंड प्रीवियसली कन्विक्टेड एंड एनी ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट। अगर उसी व्यक्ति को पूर्व में कन्विक्शन किया गया है डेथ पनिशमेंट और वाले मुकदमे में और जमानत पर है और वह फिर पकड़ा कर लाया जाता है तो ऐसे हालात में उसको बेल नहीं दिया जा सकता है। बट कोर्ट में डायरेक्ट दैट ए पर्सन रेफर क्लॉज B and C रिलीज ऑन बेल अंडर द एज ऑफ 16 ईयर ऑफ वुमेन और ए सिक पर्सन। 3 अधिकारता है, अगर कोई महिला हो, कोई बीमार व्यक्ति हो और अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स हो तो ऐसे हालात में मीन्स बच्चा, महिला, सिक पर्सन, बीमार पर्सन को कोर्ट थोड़ा सा अधिकारता देता है कि ऐसे हालात में रिलीज ऑन बेल कंसीडर किया जाता है। नॉट मैंडेटरी प्रोविजन है कि बेल दिया ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बेल का प्रोविजन है, बेल दिया जा सकता है। तो 437 में कानून कहता है कि इस हालात में अभियुक्त को जमानत दिया जाएगा। अब 438 देखें जहां एंटीसिपेटरी की बात कहता है, जब भी कोई एप्रीहेंडिंग अरेस्ट हो बट नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में,
नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है, जो हाई कोर्ट यह लिखा हुआ है 438 में कि हाई कोर्ट और में सेशन जज में पास में ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल इफ ए पर्सन इम्प्लीकेटेड इन ए नॉन बेलेबल ऑफेंसेज। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल के लिए बेलेबल ऑफेंस में प्रोविजन नहीं है, बल्कि ऑफेंस मस्ट बी रिलेटेड विद द कॉग्निजिबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ ए बेल पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी मुकदमे में संदेह है कि हमको गिरफ्तार किया जाएगा, तो ऐसे हालात में वह बेल मांग सकता है, जिसमें कहा गया है कि एप्रीहेंडिंग अरेस्ट बाहर से बाहर ही रहकर उसके अधिवक्ता द्वारा प्रेयर किया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति रसूख वाला है, इसको बेल दिया जाए। लेकिन कोर्ट को यह देखना है कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कैसे हैं, और उस हालात में पॉसिबिलिटी फॉर द एप्लीकेशन फ्री फ्रॉम जस्टिस। और 438 के लिए 438 क्लोज 2 का कार्यवाही करना आवश्यक है। जब भी बेल पिटीशन भी ड्राफ्टिंग होगा तो लिखना पड़ेगा कि पिटिशनर इज रेडी टू एवॉइड द कंडीशन ऑफ 438 क्लोज 2 CRPC। इसमें सिर्फ 3-4 बात का अंडरटेकिंग पिटीशन, हम लोग इसको अंडरटेकिंग पिटीशन के नाम से जानते हैं, कि जब भी कोई एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया जाएगा तो 438 क्लोज 2 CRPC के बारे में जो बात CRPC में लिखी गई उसको नरेट करना होगा कि पिटिशनर नॉट लीव इंडिया विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, प्रीवियस नॉट थ्रेट और इंड्यूस द विटनेसेज ऑफ दैट केस, और किसी तरह से इंड्यूसमेंट नहीं करेगा। 4-5 पॉइंट है। 438 क्लोज 2 CRPC का भी अंडरटेकिंग देना अनिवार्य है। तब सच पर्सन सेल ग्रांट बेल अंडर से 7 साल से बाद 10 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेकर मुकदमों में वह सजा कर सकते हैं और कार्यवाही कर सकते हैं। 438 के बाद 439 CRPC में प्रोविजन है कि जब भी कोई स्पेशल पावर टू हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ग्रांटिंग बेल, जब मजिस्ट्रेट के यहाँ से किसी अभियुक्त का जमानत खारिज कर दिया जाता है, वह अंडर ट्रायल प्रिजनर है या वहाँ जेल गया है, इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है, अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और उसमें अभियुक्त को अगर पकड़ा कर भेजा गया है, तो 439 के यह प्रोविजन है कि आफ्टर रिजेक्टिंग द बेल 439 में जज साहब और हाई कोर्ट जज, लेकिन प्रॉपर चैनल से जाना होगा। रेगुलर यह नहीं जाना होगा कि पहले हम हाई कोर्ट से हो आते हैं और हाई कोर्ट नहीं देगा तब हम लोअर कोर्ट आएंगे, ऐसा नहीं है। कानून में स्पेसिफिक प्रोविजन है कि प्रॉपर चैनल से आइए, और उस हालात में पहले उनको मजिस्ट्रेट के यहाँ से बेल पिटीशन रिजेक्ट होना होगा, जज साहब के यहाँ फाइल होगा, जज साहब के यहाँ से LCR कॉल आएगा, और उस हालात में मजिस्ट्रेट जज साहब बेल कंसीडर करेंगे। इस पे या 439 कहता है स्पेशल पावर हाई कोर्ट और सेशन जज को मे ग्रांट बेल इफ एनी एक्यूज कस्टडी सच ऑफेंस स्पेसिफाई द कंडीशन एंड द पर्पस ऑफ मेंशन दैट सबसेक्शन दैट एनी कंडीशन इम्पोज्ड ए मजिस्ट्रेट व्हेन a realization of person on bail to be set aside or modified। यह 439 में रेगुलर कोर्स में जब डिस्ट्रिक्ट जज अगर किसी अभियुक्त का जमानत का रिजेक्ट कर देते हैं पिटीशन, तो उसको हाई कोर्ट से जमानत लेके आना होगा, जो कि प्रोसिक्यूशन कहता है वह प्राथमिकी में दर्ज है। 439 के बाद 440 से 446 तक प्रोविसो क्लॉज है, इस संबंध में कि अभियुक्तों को अमाउंट टू बॉन्ड एंड रिडक्शन ऑफ देयर ऑफ, बॉन्ड भरने का आदेश दिया जाएगा। बॉन्ड एक्यूज का सिक्योरिटी क्या होगा 441 कहता है, 2 सिक्योरिटीज होंगे, 1 सिक्योरिटीज होंगे, यह सब कोर्ट के ऑर्डर पर निर्धारित करेगा। 4 डिक्लेरेशन ऑफ सिक्योरिटीज है। डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी है। इस हालात में यह बेल का प्रोविजन में मुख्य रूप से 4 सेक्शन को याद रखना है, 436, 437, 438 और 439। 436 में कानून कहता है कि बेल कब दिया जाएगा,
437 में पुलिस पेपर रिसीव करने के बाद जो मुकदमे सीजीएम साहब के यहाँ रह जाएंगे, उनको वह उस व्यक्ति को कंट्रोल करके दिया जाएगा। कंट्रोल के पश्चात जो बेल प्रोविजन के लिए उसको देने का अधिकारता है। इस हालात में एक चैप्टर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के संदर्भ में कहता हूँ कि जहाँ कोई प्रॉपर्टी, आप जानते हैं कि व्यक्ति के साथ बहुत से प्रॉपर्टी भी रिकवर कर लिए जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी उसी व्यक्ति को कानून रिलीज करेगा जो रियल ऑनर हो। रियल ऑनर के बिना कानून उस प्रॉपर्टी को रिलीज नहीं करेगा। तो ऐसे हालात में प्रॉपर्टी, जब किसी व्यक्ति को थाना से जेल भेजा जाता है तो वह उसकी प्रॉपर्टी थाना में सुरक्षित रखने की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। तो उस हालात में जब भी व्यक्ति जाए तो उस प्रक्रिया में उनका जमानत का आवेदन व रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी का पिटीशन देना होगा, और तब वहां से जवाब कोर्ट के पास 441 में और 442 में रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी के संदर्भ में कानून कहता है कि प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाए। बहुत डिटेन हो गया तो ऐसे हालात में 452 और 453 है। और खास करके जो सीआरपीसी में प्रावधान है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी एनी टाइम जब तक मुकदमा समाप्त नहीं हो जाए, अगर जो हम अपील गए हैं, रिवीजन गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं, तो ऐसे हालात में पैसे पार्टी के लगेंगे और उस जमानत की प्रक्रिया के लिए जब भी होगा डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी में वह आदेश। आप सिंपल प्रक्रिया है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी सीज होगा तो थानाधिकारी जब पिटीशन जाएगा कि कहाँ की गाड़ी है, क्या नंबर है, तो उस हालत में जुरिडिक्शन से बाहर है तो उस जुरिडिक्शन के मजिस्ट्रेट को उसको रिकवर करने के लिए देंगे, सीज करके लाने के लिए देंगे। तो ऐसे हालात के लिए 441, 442 जिसमें लिखा गया कि रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी कब रिलीज होगा, जब प्रॉपर्टी वह जिस व्यक्ति की है वह व्यक्ति चारों तरफ से मुक्त है, कोई उसका डिमांड नहीं है, तो ऐसे हालात में प्रॉपर्टी रिलीज किया जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है, चैलेंज करता है, तो उसका ऑब्जेक्शन और चैलेंज सुनने के बाद न्यायालय जमानत उसको देगा। 452 कहता है ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। हम लोग यह जाने कि कोई भी प्रॉपर्टी सीज होगी तो हो सकता है कि इलीगल हो, और ट्रायल के समय अगर रिलीज न किया जाए तो फाइनली यह मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रॉपर्टी लास्ट में कंक्लूजन ऑफ ट्रायल जब मुकदमा का जजमेंट होगा तो उस समय प्रॉपर्टी को रिलीज किया जाएगा, और वो उसके बाद वह प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा। देन 455 में कहता है पावर टू रिलीज पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहां 452 और 53 में प्रॉपर्टी सीज की जाती है, तो 456 में कहता है कि उस पोजेशन में उस प्रॉपर्टी को रिलीज किया जा सकता है। तो आज बस इतना ही। कल फिर रिवीजन अपील देखकर लगभग मैंने सभी पूरे चैप्टर को टच किया है, कहीं कुछ नहीं छोड़ा है। आप इसका अवलोकन करें। थैंक्स अ लॉट। अब जल्दी क्लास सब भी बंद होने जा रहा है।